हेलो स्टूडेंट, कल्याण आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपी जीके पढ़ा रहा हूं। एमपी जीके में हम पढ़ेंगे हमारे मध्य प्रदेश के पर्वत और पहाड़ियां। ये ऐसा टॉपिक है जो हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एमपीपीएससी मेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के पर्वत। अब मध्य प्रदेश के पर्वत को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम पर्वत किसे कहते हैं। ठीक है, तो पर्वत का अर्थ क्या होता है? तो पर्वत का अर्थ है कि वह भाग, पृथ्वी का वह ऊंचा उठा हुआ भाग जिसमें एक ढाल हो और जिसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पर्वत कहते हैं। तो यहीं पर देखिए ऐसा लिखा हुआ है कि पर्वत का मतलब क्या होगा कि पृथ्वी का ऊंचा उठा हुआ भाग जिसमें एक तीव्र ढाल हो, जिसकी ऊंचाई कितनी हो? 1000 मीटर से अधिक हो और उसमें एक चोटी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे ऐसे, तो ये पृथ्वी का ऊंचा उठा हुआ भाग है, इसमें ऐसा तीव्र ढाल है, ये तीव्र ढाल है। इसके बाद में इसमें एक चोटी होती है, ये ऐसी चोटी है और इसकी ऊंचाई कम से कम कितनी मीटर हो? तो कम से कम 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे हम पर्वत कहते हैं। आइए फिर हम शुरू करते हैं। तो ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में अपन देखते हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में 2 पर्वत हैं जो बड़ी बड़ी लंबी श्रृंखला इनकी पाई जाती है, जिसमें एक है हमारा विंध्याचल पर्वत और दूसरा आता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक और है अरावली, लेकिन उसका ज्यादा भाग हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसमें अपन देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम दिशाओं में 2 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें एक हो जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो यहां से आप देखेंगे, इसमें देखिए मैप में आपको मैं बताता हूं, जैसे देखिए ये मैप है हमारा, तो इसमें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहां से कहां तक है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आपको यहां से, ये पूर्व में, तो पूर्व में यहां से मिलेगी आपको, यहां से, तो यहां से लेकर ऐसे, ये ऐसे ऐसे यहां से होते हुए इधर, यहां से होते हुए इधर, ये पश्चिमी भाग तक आ जाता है। ऐसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में अपन देखते हैं, तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी होती है वो कहां से शुरू हो जाती है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, यहाँ से ये रीवा से शुरू हो जाती है, तो ऐसा होते हुए, और इसकी एक शाखा इधर भी है ये, तो ये यहाँ से ऐसा होते हुए फिर इस प्रकार से ऐसा होते होते ये हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तक जाती है। फिर इसमें हम देखते हैं कि इन्हीं के बीच में यहाँ पर ये इधर हम देखते हैं कि ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये, और ऊपर की तरफ नर्मदा नदी के उत्तर में ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और इन दोनों के बीच में एक नर्मदा नदी घाटी है जो भ्रंश घाटी क्षेत्र है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो शब्द आया है भ्रंश घाटी क्षेत्र, तो भ्रंश घाटी का मतलब हो जाता है कि पुराने समय में दरारें हुई या फिर आंतरिक हलचल के कारण दरार हो जाती है और कुछ भाग नीचे धंसता, कुछ भाग ऊंचा उठ जाता है, और ऐसे क्षेत्र में जिस घाटी का निर्माण होता है उसको अपन कहते हैं भ्रंश घाटी। तो ऐसे ही भ्रंश घाटी हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, इसी में अपन देखते हैं फिर यहाँ पर एक और मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर अपन ने अभी देखा है कि इधर ये नीचे सतपुड़ा पर्वत है, ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पश्चिम में यहाँ पर ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ये आप लोग याद रखेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा मालवा का पठार है। फिर ऊपर आप देखते हैं मध्य भारत का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये बघेलखंड का पठार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें मध्य प्रदेश के पर्वत। तो इन पर्वतों के नाम आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला सतपुड़ा पर्वत है ये, तो सतपुड़ा पर्वत को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सा? तो पहला आ जाता है राजपीपला की श्रेणी, जो हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, गुजरात से लगे हुए भाग में। फिर दूसरा जाता है मध्य सतपुड़ा श्रेणी, तो मध्य सतपुड़ा श्रेणी को फिर से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक ग्वालीगढ़ की पहाड़ी और दूसरी है महादेव पर्वत। फिर इसके बाद में मैकाल श्रेणी, ये हमारे सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी हिस्सा होता है। फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक हो जाता है भांडेर श्रेणी और दूसरा होता है कैमूर श्रेणी। ठीक है, फिर तीसरा आ जाता है अरावली पर्वत श्रेणी, तो ये अरावली पर्वत श्रेणी किधर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में है। ठीक है, तो आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप मैप में ये देख पा रहे हैं आप,
ठीक है। तो ये इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी लगी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया है, यहाँ से मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से शुरू होते हैं। तो ये पूर्वी भाग में है मैकाल पर्वत श्रेणी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए ये मैकाल पर्वत श्रेणी है। ये हमारे मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, सतपुड़ा का पूर्वी भाग है मैकाल पर्वत श्रेणी। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये महादेव पर्वत श्रेणी आ जाती है, जो हमारे सतपुड़ा का मध्य भाग है। और इसी सतपुड़ा पर्वत में एक और इसका मध्य भाग कहलाता है ग्वालीगढ़। इन दोनों को मिलाकर सतपुड़ा का मध्य भाग कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो हमारे इसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में इसका जो पश्चिमी भाग है यह है राजपीपला की श्रेणी, और यही राजपीपला की श्रेणी इधर गुजरात तक चली जाती है। तो इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। फिर आते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से से शुरू हो जाती है, जो कहां से कहां तक जाती है, तो ये हमारे मालवा के दक्षिणी भाग से होते हुए पश्चिम तक जाती है। तो इसमें अपन देखते हैं कि इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी को भी दो भाग में बांटा जाता है। तो यहाँ से देखिए आप, ये भांडेर श्रेणी आपको दिखाई दे रही है। तो ये भांडेर श्रेणी हमारे मध्य प्रदेश के दमोह, पन्ना, छतरपुर से होते हुए ये यूपी तक निकल जाती है। और यहाँ पर जो कैमूर पर्वत श्रेणी है, तो ये कैमूर पर्वत श्रेणी हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर से होते हुए इधर रीवा, और रीवा से होते हुए बिहार तक, सासाराम तक चली जाती है। ठीक है, बिहार जिले में बिहार राज्य है, और बिहार राज्य में जिला है सासाराम। तो वहां तक ये कैमूर पर्वत श्रेणी चली जाती है। ये दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए तो आगे हम देखते हैं, इसमें पहला है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया है। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, अब इसको नाम सतपुड़ा क्यों दिया गया है, तो इसको नाम सतपुड़ा इसलिए दिया गया है क्योंकि ये 7 श्रेणियों का समूह है। कौन? सतपुड़ा पर्वत। तो जो सतपुड़ा पर्वत है, ये 7 पर्वत श्रृंखलाओं का समूह होता है, इसलिए इसे हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये कौन कौन सी 7 पर्वत श्रेणियां हैं, तो जिनके नाम में आपको ध्यान रखना है। पहला है मैकाल अमरकंटक की श्रेणी, दूसरा सिरगढ़ की श्रेणी, तीसरा महादेव की श्रेणी, चौथा राजपीपला की श्रेणी, पांचवा है अरावली पहाड़ी की श्रेणी, और छठवा है बड़वानी की श्रेणी, और इसके बाद में बीजागढ़। इन 7 को मिलाकर हम क्या कहते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो ये आपको इसमें याद रखना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसका निर्माण किससे किससे हुआ है, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आने वाली जो एग्जाम है इसमें भी आपसे पूछ सकता है। फिर इसके बाद में हमारा जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, यह किस प्रकार का पर्वत है, तो इसको ध्यान रखना, ये ब्लॉक पर्वत है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लॉक पर्वत का अर्थ क्या हो जाता है, तो ब्लॉक पर्वत का अर्थ हो जाता है कि जब धरती में, पृथ्वी में आंतरिक हलचल होती है, और आंतरिक हलचल होने के कारण दरार हो जाती है, और दरार होने के कारण इसका कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, और जो भाग ऊपर उठता है उसी को कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसा हमारा पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। कौन सा है, तो ब्लॉक पर्वत है। इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी के उत्तर में अपन देखते हैं, ये नर्मदा दरार घाटी एवं दक्षिण में इसमें ताप्ती की दरार घाटी स्थित है। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, देखिए ये हमारा सतपुड़ा पर्वत है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरी। इसके उत्तर में आपको दिखाई दे रही है नर्मदा घाटी, तो ये भी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। फिर इसके हम दक्षिण में आते हैं। तो दक्षिण में आते हैं, यहाँ पर बैतूल से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है ताप्ती नदी। तो बैतूल के मूलतः इससे निकलती है। तो यही सब हम देखते हैं, ताप्ती नदी ऐसे बहते हुए बुरहानपुर, और बुरहानपुर से होते हुए इधर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। तो दक्षिण में, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी घाटी है, तो ताप्ती घाटी क्षेत्र है, जो कि भ्रंश घाटी का उदाहरण है। और यहीं पर अपन देखते हैं कि जो नर्मदा घाटी है, तो यह भी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। तो भ्रंश घाटी क्या है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि जब पृथ्वी में या धरातल पर, धरती पर आंतरिक हलचल के कारण दरार होती है, और उसमें जिस घाटी का निर्माण होता है, तो उसको हम कहते हैं भ्रंश घाटी क्षेत्र। जो नीचे धसा हुआ क्षेत्र होता है उसको भ्रंश घाटी क्षेत्र कहते हैं। तो यह भ्रंश घाटी क्षेत्र का उदाहरण नर्मदा नदी है, नर्मदा घाटी क्षेत्र है, और दक्षिण में इधर ताप्ती घाटी क्षेत्र है। तो एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि नर्मदा घाटी क्षेत्र और ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र ये किसका उदाहरण है, तो ये भ्रंश घाटी क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, इस कारण से ये दोनों नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, डेल्टा के स्थान पर एस्चुआरी बनाती है ये। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो जो सतपुड़ा पर्वत है, इसकी लंबाई कितनी है,
तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की लंबाई लगभग 1120 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी औसत ऊंचाई, इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है, तो एवरेज हाइट है इसकी 900 मीटर्स, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसी सतपुड़ा पर्वत के पश्चिम में हम देखते हैं तो इसमें राजपीपला की पहाड़ियां हैं। यहां से आप देखिए, ये मैप में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पश्चिम में राजपीपला की श्रेणी है। तो यहाँ से प्रारंभ हो जाता है हमारा सतपुड़ा पर्वत। तो यहाँ से प्रारंभ होकर ये कहाँ तक जाता है, ये इधर महादेव पर्वत से होते हुए ये मैकाल पर्वत श्रेणी तक जाता है हमारा सतपुड़ा पर्वत। तो यहाँ से भी आगे कहाँ निकल गया ये, तो आगे ये झारखंड तक निकल गया है। तो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, ध्यान रखेंगे आप, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है, ये झारखंड में। तो वहां तक ये पर्वत श्रेणी पहुंचती है। और इधर अपन नीचे देखें तो यहाँ पर हमारा ये सतपुड़ा पर्वत है। तो ये किसके किसके बीच में जल विभाजक का कार्य करता है हमारा सतपुड़ा पर्वत, तो ये यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है ये, और ऊपर ये नर्मदा नदी ऐसे बहती है। और इसी के नीचे अपन जाते हैं तो महाराष्ट्र में नासिक से त्र्यंबकेश्वर एक स्थान है, तो त्र्यंबकेश्वर से ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और यह गोदावरी नदी महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है। तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किसके किसके बीच में जल विभाजक का कार्य करता है, तो नर्मदा नदी और नीचे गोदावरी नदी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो आगे आते हैं कि जो सतपुड़ा पर्वत है हमारा, ये किसके किसके दक्षिण में स्थित है और किसके किसके पूर्व में स्थित है। तो यहां पर हम शुरू करते, देखिए जैसे दक्षिणी भाग में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो हमारा मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में भी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। और जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के भी दक्षिण भाग में स्थित है। इसके बाद में जो राजपीपला की श्रेणी होती है, तो राजपीपला श्रेणी के पूर्व में स्थित है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको मैप में बताया है, देखिए अब आप, जैसे मैं आपको बता सकता हूं मैप में, ये देखिए यहाँ पर ये मैप है हमारे पास। तो हमने ये बताया है कि हमारा जो सतपुड़ा पर्वत है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कौन से भाग में स्थित है, दक्षिण भाग में। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये दक्षिणी भाग हो गया। फिर इसके बाद में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ आप देखते हैं, ये ऊपर ये दक्षिण, ये हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। अब ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है सतपुड़ा पर्वत। फिर इसके बाद में राजपीपला के पूर्व में स्थित है, तो ये राजपीपला श्रेणी है, तो इसके पूर्व में स्थित है हमारा सतपुड़ा पर्वत। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे अपन देखते हैं कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ही एक ऊंची चोटी होती है जिसका नाम क्या है, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, आप ध्यान रखेंगे। और यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहां से लेकर कहां तक विस्तृत है, तो ये अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी और सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी और अनूपपुर तक इसका विस्तार है। किसका विस्तार है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। फिर इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में एक ऊंची चोटी जिसका नाम है धूपगढ़, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की भी ऊंची चोटी है और हमारे मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। यह कहां पर स्थित है, पचमढ़ी में। और किस पर्वतीय भाग में आती है, तो महादेव पर्वत में। और यह महादेव पर्वत किसका भाग है, हमारे सतपुड़ा का, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो इसके 3 भाग कौन कौन से हो जाते हैं, तो इसके 3 पार्ट में फर्स्ट देखिए राजपीपला की श्रेणी, जो हमारे मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, गुजरात से लगा हुआ। फिर दूसरा है मध्य सतपुड़ा श्रेणी, तो मध्य सतपुड़ा श्रेणी को भी 2 भाग में अपन बांट देते हैं, जिसमें पहला हो जाता है ग्वालीगढ़ और दूसरा हो जाता है महादेव श्रेणी। फिर तीसरा आ जाता है मैकाल पर्वत श्रेणी, तो ये हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है, मैकाल पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये आप इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ग्वालीगढ़ को पूछ चुका है, राजपीपला श्रेणी को एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जाता है राजपीपला की श्रेणी सबसे पहला। तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, ध्यान रखें। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ये कौन सा भाग है, किधर से किधर तक है, ये इसमें अपन अब शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आप, ये पूरा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लगा हुआ है। अब राजपीपला की श्रेणी आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, ये है। तो ये हमारे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का कौन सा हिस्सा है, पश्चिमी भाग है,
यहाँ पर अपन देखते हैं ना, ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से शुरू हुआ और पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत यहाँ से होते हुए कहाँ तक चला गया, इधर अपने गुजरात वाले भाग तक। तो ये इसका पश्चिमी भाग हुआ, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर यहीं पर अपन देखते हैं कि इसी में एक बुरहानपुर में दर्रा है जिसको नाम दिया गया है बुरहानपुर दर्रा। तो यहां तक ये राजपीपला की श्रेणी आ जाती है। तो राजपीपला की श्रेणी यहां से शुरू हुई पश्चिमी भाग में गुजरात, और यहां से अपने बड़वानी से होते हुए इधर बुरहानपुर तक आ जाती है। तो बुरहानपुर कहां पर है, ये आता है बुरहानपुर, और यहीं पर एक दर्रा है जिसका नाम है बुरहानपुर दर्रा। अब दर्रे का मतलब समझते हैं, इसको इंग्लिश में पास कहते हैं। दर्रे का मतलब होता है कि ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जहां से काटकर रास्ता बनाया जाता है। तो जो रास्ता बनाया जाता है उसी को कहते हैं दर्रा, ठीक है। तो ऐसा दर्रा है बुरहानपुर में, तो इसमें आपको याद रखना है। फिर इसी में अपन देखते हैं कि इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियां, और इसके बाद फिर अखरानी की पहाड़ियां, फिर मथवार की पहाड़ियां, फिर बड़वानी की पहाड़ियां, इसके बाद बीजागढ़ की पहाड़ियां और असीरगढ़ की पहाड़ियां। ये सब किस में आती है, ये राजपीपला श्रेणी में आती है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि ये जो पहाड़ियां हैं सब, ये पहाड़ियां किस श्रेणी में आ जाती हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, राजपीपला की श्रेणी में आती है। इसके बाद में असीरगढ़ की पहाड़ियां एवं नर्मदा के बीच में एक निमाड़ का मैदान होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो असीरगढ़ की पहाड़ियां ये कहां पर आती है, बुरहानपुर जिले में आती है, एवं नर्मदा नदी के बीच निमाड़ का मैदान है। तो यहाँ पर आप देखिए ये बुरहानपुर है ना, ये बुरहानपुर है, और यहीं पर कौन सी पहाड़ियां हैं, असीरगढ़ की पहाड़ियां हैं। और ऊपर क्या है, तो ऊपर ये नर्मदा नदी बहती है। तो इन दोनों के बीच में ही किसका मैदान आता है, निमाड़ का मैदान। तो यहाँ पर अपन देखते हैं निमाड़ है, तो निमाड़ को भी दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं, एक पूर्वी निमाड़ आता है और एक पश्चिमी निमाड़। पूर्वी निमाड़ कहा जाता है खंडवा को, और पश्चिमी निमाड़ कहते हैं खरगोन को, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए इसमें मध्य सतपुड़ा श्रेणी। और जो मध्य सतपुड़ा श्रेणी है तो ये किस भाग को हम कहते हैं, तो इसमें आपके नाम, इसमें देखिए जरा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको मैप में, ये भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये सतपुड़ा श्रेणी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी, और इसका जो बीच का भाग है यहाँ पर, तो ये बीच के भाग को हम कहते हैं मध्य सतपुड़ा श्रेणी। अब ये मध्य सतपुड़ा श्रेणी में अपन देखते हैं कि कहां से शुरू हो जाता है ये, तो हम देखते हैं कि इसके पूर्व में और पश्चिम में। तो पूर्व में इसका कौन सा भाग आ जाएगा, मैकाल पर्वत श्रेणी। पश्चिम में कौन सा भाग आ जाएगा, राजपीपला की श्रेणी, और बीच में क्या है, मध्य सतपुड़ा श्रेणी। इसके बाद में फिर हम इसमें यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे मैप देखिए आप, इस प्रकार से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हमारी, यहाँ पर जो मैप में आप देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार से ये फैला हुआ है, काफी चौड़ा भाग इसका होता है। तो इसमें अपन देखते हैं कि इसके पूर्व में, किसके पूर्व में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के। तो इसमें अपन देखते हैं कि मध्य सतपुड़ा श्रेणी के पूर्व में बैतूल और छिंदवाड़ा के पठार पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके उत्तर में महादेव की श्रेणियां स्थित है। और इसको फिर अपन देखते हैं कि मध्य सतपुड़ा श्रेणी को भी हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो दो भाग इसके कौन कौन से हो जाते हैं, दो पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं, तो एक तो है ग्वालीगढ़ की श्रेणियां और दूसरा जाता है महादेव श्रेणी। तो पहला इसमें अपन देखते हैं ग्वालीगढ़। तो ताप्ती नदी के दक्षिण में ग्वालीगढ़ की श्रेणियां स्थित हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनेगा, तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ताप्ती नदी के दक्षिण में एक कौन सी श्रेणी पाई जाती है, तो ये ग्वालीगढ़ की श्रेणी पाई जाती है। फिर इसके बाद में महादेव, तो महादेव ये किसका भी भाग है, तो ये भी मध्य सतपुड़ा श्रेणी का ही भाग है। तो इसमें आपको याद रखना है कि महादेव श्रेणी होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और सिवनी, ये 3 जिलों में स्थित है। और इसी मध्य सतपुड़ा श्रेणी में होशंगाबाद जिला, जहां पर पचमढ़ी के स्थान है, और इसी पचमढ़ी में एक ऊंची चोटी है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, धूपगढ़, और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ये आपको बार बार बताया जा चुका है, यहाँ पर भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर इसका मैप मैं आपको पहले बता चुका हूं, किसका, ग्वालीगढ़ का और महादेव का। फिर भी आप एक बार और देख लीजिए इसमें, जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं ये मैप है, ठीक है। ये मैप में अपन देखते हैं कि जो बीच का भाग है इसका सतपुड़ा श्रेणी का, तो सतपुड़ा श्रेणी का जो मध्य भाग है, यहाँ से अपन देखते हैं ये पूरा इसका मध्य भाग कहलाएगा। ये इसका मध्य भाग है, किसका, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसमें एक भाग इसका क्या है, ग्वालीगढ़ की श्रेणी, और दूसरा क्या है, महादेव श्रेणी। तो ये जो महादेव श्रेणी है, इसी महादेव श्रेणी में एक ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है,
धूपगढ़, और यह धूपगढ़ किस जिले में आता है? तो ये होशंगाबाद जिले में आता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं मैकाल पर्वत श्रेणी। और जो मैकाल पर्वत श्रेणी होती है तो यह सतपुड़ा का कौन सा भाग होता है? तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मैकाल पर्वत श्रेणी है यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग होता है फ्रेंड्स? तो ये हमारे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ये पूर्वी भाग है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए ये मैकाल पर्वत श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, तो ये सतपुड़ा श्रेणी का कौन सा भाग है? ये सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि ये कहां से कहां तक है, इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार है ये अर्धचंद्राकार, इसको ध्यान रखना है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैकाल पर्वत श्रेणी होती है इसका आकार किस प्रकार का है, तो ये अर्धचंद्राकार स्थिति में फैला हुआ है। अब अर्धचंद्राकार कैसे होगा? इस प्रकार से, आधा चंद्रमा, तो जो चंद्रमा आधा होता है उसे कहा जाता है अर्धचंद्राकार। तो ऐसे अर्धचंद्राकार में यह फैला हुआ है, ये इसका आकार होता है। फिर आपसे अगर पूछे कि हमारे मध्य प्रदेश के किस हिस्से में है ये, तो हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है। तो मध्य प्रदेश का ये भाग हो गया इसका दक्षिण, और ये इधर वाला हिस्सा हो जाता है पूर्वी। तो ये पूर्वी हिस्सा और ये नीचे दक्षिणी हिस्सा, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में यह स्थित है। और यह मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले में फैला हुआ है? तो बालाघाट, इसके बाद डिंडोरी, फिर अनूपपुर और छत्तीसगढ़ वाले भाग में ये फैला हुआ है मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसके बाद में इसी मैकाल पर्वत श्रेणी पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। ये इसकी ऊंची चोटी का नाम है मैकाल पर्वत श्रेणी की, ध्यान रखना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1127 मीटर। और यहीं से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला इनका उद्गम होता है। इसको याद रखेंगे आप, एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है कि नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी, इन तीनों का उद्गम कहाँ से होता है? तो इन तीनों का उद्गम अमरकंटक से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अगला आता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी में हम देखते हैं कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर इसका एक मैप दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी हमारी कहां से लेकर कहां तक फैली हुई है। ये तो पहले भी मैंने आपको बताया था। ये देखिए यहाँ से ये हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से शुरू हो जाती है। तो यहाँ से लेकर ऐसे ये मध्य प्रदेश से होते हुए ऐसे यहाँ तक अपन मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वहां तक ये पर्वत श्रेणी जाती है। ठीक है, तो इसमें अपन शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए जरा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब अपने से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यहाँ पर आप जो इसमें चित्र देख रहे हैं ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही चित्र है। और इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में हम देखते हैं कि शारदा माता का मंदिर बना हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत ये किस प्रकार का पर्वत है? सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम का, तो ये है अवशिष्ट पर्वत। अब यहाँ पर अवशिष्ट पर्वत का अर्थ क्या है? रेसिडुअल माउंटेन का मीन्स क्या होता है? तो अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है कि वह पर्वत जिसका निर्माण कई वर्षों तक घर्षण के द्वारा होता है, तो उसे हम कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो ऐसा एक पर्वत है हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में, विंध्याचल पर्वत, जिसका निर्माण घर्षण के द्वारा हुआ है। तो इसमें अपन देखते हैं कि ये हमारे भारत के पश्चिमी मध्य में स्थित, कैसा आकार इसका? गोल आकार का है ये। ठीक है, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये किस आकार में फैली हुई है, तो इसका आकार गोल है। और यह हमारे भारत के पश्चिम में स्थित है, ध्यान रखेंगे, पश्चिमी भाग में। फिर हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और यही विंध्याचल पर्वत श्रेणी हमारे भारत को दो भाग में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत को दो भाग में कौन सी पर्वत श्रेणी डिवाइड करती है, तो यह है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो यही हमारे भारत को दो पार्ट में डिवाइड करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ऊपर का भाग क्या कहलाएगा? उत्तर भारत। और इसका दक्षिण का भाग क्या कहलाएगा? दक्षिण भारत कहलाएगा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 457 मीटर से 610 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई होती है। इसके बाद में यहीं पर अपन देखते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ही विंध्यन पर्वत श्रेणी या इसकी कुछ पहाड़ियां स्थित है जो टूटी फूटी श्रृंखलाओं में बटी हुई है। फिर ये कहां से कहां तक जाती है? तो ये पश्चिम में गुजरात से शुरू हो जाती है, जो मध्य प्रदेश को पार करते हुए वाराणसी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाती है। तो इसमें आपको याद रखना है इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम भी आपको याद रखना है सद्भावना शिखर, जिसको हम गुडविल शिखर के नाम से भी जानते हैं या गुडविल चोटी भी कहते हैं।
और यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर मैप में दिखाया गया है आपको, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ये फैली हुई है ये। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के हमारा जो पूर्वी हिस्सा यहाँ से शुरू हो जाती है और यहाँ से शुरू होते हुए इधर पश्चिमी भाग तक जाती है, गुजरात तक। फिर इसके बाद में इसकी 2 श्रेणियां हो जाती है। इसके भी 2 शाखाएं हो जाती है। कौन कौन सी? तो इसकी एक शाखा हो जाती है ये भांडेर श्रेणी, और दूसरी श्रेणी कौन सी हो जाती है? ये कैमूर श्रेणी। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमने आपको बताया, देखिए ये भांडेर श्रेणी और दूसरा है कैमूर श्रेणी। तो ये किसके 2 पार्ट हैं? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के 2 पार्ट हैं। ठीक है, आगे देखिए, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो इसमें अपन देखते हैं कि यह प्राचीन युग की है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसके बाद में ये कैसा बना हुआ है? तो इसमें अपन देखते हैं परतदार चट्टानों से बना हुआ है। इसके बाद में इसमें लाल, बलुआ इस प्रकार के पत्थर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसमें किस प्रकार के पत्थर हमें प्राप्त होते हैं, तो इसमें याद रखना है लाल और बलुआ पत्थर, ये हमें ज्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद में यह विंध्याचल पर्वतमाला हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां से शुरू होगी, तो आगे पहुंचते ये भांडेर और कैमूर एवं पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में गुजरात से लेकर झारखंड तक फैली हुई है, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, है ना। तो ये कहां से कहां तक फैली हुई है? तो हमारे मध्य प्रदेश में पश्चिमी हिस्सा में, तो गुजरात से शुरू हुआ ये भाग, तो कहां तक निकल गई? ये झारखंड तक। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। यह पर्वतमाला हमारे भारत को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ऊपर का हिस्सा उत्तर भारत कहलाता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का नीचे का भाग दक्षिण भारत कहलाता है। फिर एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि यह हमारे मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है और हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रेणी है। यह हमारे भारत में जो हिमालय पर्वत है यह सबसे नवीन बलित पर्वत है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिमालय पर्वत से भी पहले इस विंध्याचल पर्वत का निर्माण हो चुका था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में इसका विस्तार कहां कहां तक है। तो हमारे मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के नाम आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश के जिलों में अलीराजपुर, इसके बाद में दूसरा जाता है धार, फिर बड़वानी, इंदौर, खरगोन, फिर खंडवा, देवास, सीहोर, इसके बाद में नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, कटनी, छतरपुर, पन्ना, इसके बाद फिर ये सतना, रीवा, सीधी, उमरिया और सिंगरौली वाला जो हिस्सा होता है, तो यहाँ तक इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे हम आ जाते हैं, इसी का भाग है भांडेर श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत, इसको सॉरी विंध्याचल पर्वत श्रेणी को 2 भाग में बांटा गया है। यह इसके 2 पार्ट है। तो 2 पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं? तो पहला है भांडेर श्रेणी। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें भांडेर श्रेणी में, तो भांडेर श्रेणी कहाँ पर है? तो इसके 2 भाग हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भांडेर श्रेणी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये भांडेर श्रेणी कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, ये कहाँ से कहाँ तक इसका का विस्तार है? तो इसका विस्तार अपन देखते हैं कि छतरपुर, दमोह और पन्ना जिले में इसका विस्तार है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। तो इसमें अपन देखते हैं, यहाँ पर मैप में देखिए, यहाँ से दमोह जिला आ जाता है, दमोह के ऊपर अपन जाते हैं तो ये छतरपुर बीच में आता है, और छतरपुर के आगे फिर जाएंगे तो पन्ना आ जाता है। तो यहाँ से ये जिलों से होते हुए ये उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाती है। इसके बाद में इसी में अपन देखते हैं कि जो रीवा पन्ना का पठार है, इसी रीवा पन्ना के पठार में एक ऊंची चोटी आती है जिसका नाम है गुडविल चोटी, थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है। और इसी को एक नाम से और जानते हैं सद्भावना शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। और यह किस जिले में स्थित है? दमोह जिले में स्थित है। ये आपको इसके कीवर्ड याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसी गुडविल शिखर को हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है कलुमार, और दूसरे स्थान वहीं पर एक नाम और इसका कालुम्बे। तो ये इसके से 2 नाम मिलते हैं, किसके? गुडविल चोटी के या गुडविल शिखर के। तो एग्जाम में यदि आपसे पूछे कि बताइए कलुमार और कालुम्बे ये किस शिखर का नाम है,
तो ये इसका नाम है गुडविल चोटी का या सद्भावना शिखर का नाम है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला जाता है कैमूर श्रेणी। अब कैमूर श्रेणी यह किसका भाग है? तो यह भी हमारे विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग है। तो मैं आपको पहले मैप में बता देता हूं कि कैमूर श्रेणी है किधर। तो यहाँ पर अपन देखते हैं ये विंध्याचल पर्वत है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए ये पूरा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से शुरू हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी फैली हुई है और इधर से फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो दो पार्ट में अपन देखते हैं कि इधर से ये ऐसे एक भाग इसका ये चला जाता है और दूसरा भाग इसका इधर ये चला जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया ये भांडेर श्रेणी को और अब हम बता रहे हैं आपको ये कैमूर श्रेणी को। तो ये कैमूर श्रेणी यहाँ से शुरू होती है जबलपुर से और जबलपुर से होते हुए अपने रीवा से होते हुए उधर झारखंड तक चली जाती है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं हम कैमूर श्रेणी को। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है जो देखिए आप यहाँ पर। तो जो कैमूर पर्वत श्रेणी है तो ये इसका कुछ भाग कहाँ पर? उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में बिहार में सासाराम तक इसका भाग फैला हुआ है। किसका? कैमूर श्रेणी का, जिसकी लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर। इसके बाद में ये जबलपुर का उत्तरी भाग है, तो जबलपुर के उत्तरी और मेहर का दक्षिण पूर्वी हिस्से से होते हुए यह श्रेणी पूर्व में मुड़ती हुई रीवा से गुजरती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जबलपुर से होते हुए कहाँ जाती है? अपने रीवा, और रीवा से होते हुए कहाँ चली जाती है? झारखंड तक। फिर इसके बाद में यहाँ से सोन और टोंस नदी घाटी यहाँ पर पाई जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि सोन नदी घाटी और टोंस नदी घाटी ये किस पर्वत श्रेणी में आती है, तो यह आपको ध्यान रखना है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कौन से भाग में? कैमूर श्रेणी में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर यहाँ से सोन और टोंस नदी घाटियों का विभाजन करते हुए ये उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है? तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, और मिर्जापुर जिले के आगे फिर हम पहुंचते हैं तो बिहार का ये शाहाबाद, यहाँ तक ये श्रेणी पहुंचती है कैमूर पर्वत श्रेणी। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर इसमें कौन कौन सी चट्टानें हमको मिलती है? तो यहाँ पर हमको बलुआ पत्थर और स्लेटी पत्थर, ये दो प्रकार की चट्टानें हमें इस श्रेणी में मिलती हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में यहीं पर अपन देखते हैं कि कैमूर पहाड़ियां विंध्य पर्वत श्रेणी का ही क्या है? पूर्वी हिस्सा है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कैमूर पर्वत श्रेणी है यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग है? पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिण है। तो आपको कौन सा भाग बताना होगा? ये पूर्वी हिस्सा है। और ये कहाँ से शुरू हो जाती है ये कैमूर पर्वत श्रेणी? तो ये जबलपुर जिले में एक स्थान, इसका नाम है कटंगी। तो ये कटंगी से शुरू होगी। ठीक है, तो कटंगी से शुरू होकर कटनी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली से होते हुए झारखंड पहुंच जाती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर इसमें हम देखते हैं कि इसी पर्वत श्रेणी में हम देखते हैं कि सोन नदी की घाटी की उत्तरी किनारे पर एक खड़ी दीवार के रूप में ये चलती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सोन नदी घाटी के उत्तरी किनारे पर एक दीवार के रूप में कौन सी श्रेणी पाई जाती है? तो यह है हमारी कैमूर श्रेणी। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है इसमें। तो ये मैप है, आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसके बारे में, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं कई बार। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर आगे आ जाता है, आगे हम शुरू करते हैं, ये अरावली पर्वत है। तो ये अरावली पर्वत का भाग हमारे मध्य प्रदेश में ज्यादा नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है इस क्षेत्र में ये अरावली पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, तो ये अरावली पर्वत हमारे भारत का और पूरे विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। एग्जाम में एक बार नहीं कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे भारत का तथा विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो यह है अरावली पर्वत। इसका ज्यादा भाग हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में सिर्फ इसका जो पश्चिमी हिस्सा है ये हमारे मध्य प्रदेश में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यह भी किस प्रकार का पर्वत है? तो यह एक अवशिष्ट पर्वत है। फिर इसमें अपन देखते हैं कि इसका ढाल अधिक है, इसके ढलान, इसमें स्लोप ज्यादा होता है, इसकी ढाल ज्यादा होती है। और इसका सिर कैसा होता है फ्रेंड्स? तो इसका सिर होता है चपटा, लेकिन आप इसको पठार नहीं कह सकते, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसमें ढाल है लेकिन इसका जो ऊपर का हिस्सा है वह कैसा है? तो थोड़ा चपटा है। इसको आपको याद रखना है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
फिर इसमें अपन देखते हैं कि ये हमारे मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का उत्तर पश्चिम भाग है। उत्तर पश्चिम मतलब ये देखो, ये हुआ पश्चिम भाग हमारे मध्य प्रदेश में मालवा का, और उत्तर वाला हिस्सा ये है मालवा का। तो मालवा का उत्तर और इधर ये पश्चिम, तो ऐसे मालवा के उत्तर पश्चिम भाग में यह पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। फिर इसी की ऊंची चोटी है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और इसकी लंबाई लगभग कितनी है, तो इस अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई 800 किलोमीटर होती है। और यह कहां से कहां तक फैला हुआ है ये, तो यहाँ पर अपन देखते हैं इधर गुजरात में, तो गुजरात में अहमदाबाद, और इसका कुछ भाग हमारे मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग में, ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर ये अरावली पर्वत हमको मिलता है। फिर यहाँ से होते हुए इधर ये कहाँ तक चला गया है, दिल्ली तक ये चला गया है अरावली पर्वत। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये अरावली पर्वत यहाँ पर समाप्त हो जाता है। फिर इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो पहला ये है कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, सिद्ध बाबा, ये कहां पर है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आती है, बुंदेलखंड के पठार में आती है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है 1172 मीटर, आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जिसका नाम है धूपगढ़, और यह धूपगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आती है। ठीक है, इसके बाद फिर अमरकंटक, अमरकंटक में अपन देखते हैं यहाँ पर एक ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, अमरकंटक की, ध्यान रखना ये मैकाल पर्वत श्रेणी में आती है। तो मैकाल पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी अमरकंटक जिसकी ऊंचाई 1127 मीटर है। इसके बाद फिर मालवा का पठार है, तो मालवा के पठार में एक ऊंची चोटी जिसका नाम आपको ध्यान रखना है सिगार, ये अपने से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और मालवा का पठार किस पर्वत श्रेणी में आता है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये मध्य प्रदेश में पर्वत और पहाड़ियों का टॉपिक समाप्त हो जाता है। पढ़ते रहिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, आपके सारे कमेंट्स का सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।